तो जैसे हमने पिछले पार्ट्स में बात किए थे कि पहले निर्णय लेने के लिए हमें पहले तर्क पर ध्यान देना होता है, उसके बाद भावनाओं पर ध्यान देना होता है। अब हम बात करेंगे कि निर्णय लेने के लिए हमें अनुभवों की लाइब्रेरी अर्थात हमें अनुभवी होना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो हम बात करेंगे कि निर्णय लेने के लिए अनुभवों की लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। दुनिया के पैरों में चक्के लगाने वाले और अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्स हेनरी फोर्ड एक बार कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, मिस्टर फोर्ड, आप यह बताने की कृपा करें कि आखिर आपकी सफलता का राज क्या है। तो फोर्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना। तो पत्रकार ने कहा कि वह तो ठीक है मिस्टर फोर्ड, फिर यह भी बताएं मुझे सही समय पर सही निर्णय लेते कैसे हैं। तो मिस्टर फोर्ड ने जो उत्तर दिया वो कहा कि गलत निर्णयों के आधार पर यह फोर्ड का उत्तर था जो उन्होंने बिना अतिरिक्त समय लगाए ही दे दिया था। यह उत्तर सचमुच बहुत ही उम्दा और खूबसूरत था। तो आइए हम इस उत्तर को यहाँ से थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अपने इन 5 शब्दों के छोटे से किंतु अत्यंत बड़े और शानदार उत्तर में फोर्ड महोदय ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वह यह कि निर्णय हर हालात में लिए जाने चाहिए, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बल्कि इससे भी बड़ी बात जिसे हम यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात कहेंगे वह यह कि आप जो निर्णय लेंगे ज़्यादातर संभावना यही रहेगी कि वह गलत ही होगा। इसके बावजूद भी निर्णय लिए ही जाने चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही जो यहाँ हमारे बहुत ही विशेष काम की है वह यह कि आप गलत निर्णय लिए बिना कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। यानी कि सही निर्णय लेने की शुरुआत गलत निर्णय से ही होती है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि इन गलत निर्णयों की हमें ज़रूरत होती क्या है, जिसे मिस्टर फोर्ड ने गलत निर्णय कह रहे हैं। से ही यहाँ अनुभव कहा गया है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी निर्णय लेता है तो वह निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया में गुजरता है और फिर वह उस लिए गए निर्णय के अनुसार काम करता है और दूसरों से काम कराता भी है। अंतिम चरण में वह उस काम के परिणाम को देखता है, जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। यदि हुआ तो वह उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है और यदि नहीं हुआ तो उसे चाहिए कि अपने निर्णयों की कमियां तथा काम करने और कराने के ढंग को अच्छी तरह विश्लेषण करें। वह इन सबकी उलट पुलट कर जांच पड़ताल करे। फिर जब अगला निर्णय ले तो इस जांच पड़ताल में पाई गई गलतियां में उस निर्णय को बचाने की कोशिश करें। जैसा कि उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए श्रीहरिकोटा के हमारे इंजीनियर करते हैं और कुछ उपग्रह के हिंद महासागर में गोता लगाने के बावजूद अंततः उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए मजबूर कर देते हैं। निर्णय तो केवल फोर्ड महोदय या एंड्र कानूनगी या लक्ष्मी या सुभाष गोयल ही नहीं लिए, और भी लाखों करोड़ लोग हैं जो निर्णय लेते हैं तथा संख्या की दृष्टि से भी फोर्ड से कम निर्णय नहीं लेते होंगे। लेकिन फोर्ड जैसे सफल और उन लाखों बेनाम असफल लोगों में बस फर्क यही रहता है कि जहां फोर्ड अपने गलत निर्णयों को अपने सही निर्णय के लिए खाद बना लेते हैं, वहीं असफल लोग अपने गलत निर्णयों को कबाड़ बना लेते हैं। फोर्ड ने गलत निर्णयों से सीख ली, असफल लोग उन्हीं गलत निर्णयों को अलग अलग शीर्षकों तथा अलग अलग तरीकों से दोहराते रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले परिणाम भी स्वयं को दोहराते रहते हैं, जिन्हें हम फेल हो जाना भी कह सकते हैं। जब हम किसी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो दूसरों से इसके बारे में राय लेते हैं। हमें लगता है कि उसकी सलाह हमारी मदद करेगी और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि उसकी राय के मिलते ही निर्णय हो भी जाता है। और तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नहीं होता, सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है पहले जैसा ही। सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता है पहले जैसा ही। यहाँ हम दूसरों की जो राय लेते हैं उसके 2 रूप होते हैं। पहला तो यही कि वस्तुतः हम अपने निर्णय लेने के लिए उसके अनुभव के साथ साथ अपने अनुभव का भी लाभ लेना चाहिए। यह कुछ सीमा तक हमारी मदद भी करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि उसके अनुभव हमारे अनुभव के पूरी तरह विकल्प बन सके। समस्या एक जैसी हो सकती है, मसलन वर्तमान नौकरी को छोड़ने का निर्णय। इनकम टैक्स के एक उच्च अधिकारी ने 12 साल की नौकरी के बाद ही नौकरी को लात मार देने की दिलेरी दिखाई। जब कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी नौकरी को छोड़ने से विचार विमर्श करता है, लेखक कह रहे हैं, तो मैं उस नौजवान को दिलेरी का उदाहरण देकर नौकरी छोड़ देने के लिए भड़का देता था। एक दिन जब एक व्यक्ति ने इस मुद्दे पर बात हो रही थी और जब मैंने फिर से अपना वही घिसा पिटा सा उछाला, उसने यह कहकर मुझे निरुत्तर कर दिया कि लेकिन उसकी पत्नी तो इनकम टैक्स में अभी भी है। उसका कहना 100% सच था। 2 में से एक अब भी नौकरी में था,
यानी कि यह उसके लिए एक सेफ गेम था जो दूसरों के लिए बहुत ही रिस्की होता। दूसरी बात यह कि निर्णय न ले पाने की स्थिति में कभी भी कहीं ना कहीं मन ही मन एक निर्णय ले चुके होते हैं जिसे केवल हम ही जानते हैं। हम इसकी घोषणा करने में कतराते रहते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि निर्णय तो लिया जा चुका है लेकिन उसे विविधता तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। सच पूछे तो ऐसे मामलों में हम दूसरों की राय लेकर एक प्रकार से खुद के साथ छल करते हैं, खुद को भुलावे में रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसके तटस्थ राय नहीं मांगते बल्कि हम उससे उम्मीद करते हैं कि वह ऐसी राय देगा जिससे हमारे द्वारा लिए गए निर्णय को बल मिले। अक्सर यह हो जाता है कि यदि सामने वाले ने हमारी अपेक्षा के विरुद्ध राय दे दी तो हम चिड़चिड़ा कर उसकी बातों को काटने के लिए तर्क तथा प्रति प्रश्नों के ऐसी छड़ी लगा देते हैं कि वह बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। तो फिर ऐसी राय लेने से फ़ायदा ही क्या। इसलिए दूसरों के अनुभव हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकते हैं जब हम उन्हें केवल एक इनपुट के रूप में देखें। इसे अधिक किसी अन्य रूप में नहीं, उन्हें ज्यों का त्यों ले लेने से धोखा हो सकता है। हाँ, यदि तर्क के आधार पर उनका निर्णय वजनी और सही मालूम पड़ता है तो स्वीकार किया जा सकता है। हमें अनुभवी व्यक्ति की राय पर गौर करना ही चाहिए। चीन की यह कहावत कम महत्वपूर्ण नहीं है कि जब एक बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो एक लाइब्रेरी जलकर खाक हो जाती है। आदमी जहाँ समाज में जूझ कर, वहाँ जी कर और उससे कुछ सीख कर स्वयं एक जीती जगती किताब बन जाता है, वहीं वह अपने इन अनुभवों को लिखकर किताबों को भी जन्म देता है। किताबें किसी की कल्पना और विचार भर नहीं होती हैं बल्कि उसमें अपनी उस तमाम जिंदगी का निचोड़ भी होता है जो वह जीता है। इसलिए अनुभव का सहारा लेने के लिए इतिहास से किताब भी हमारे मददगार होती हैं और इसमें हम बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। इतिहास के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है। इतिहास के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है, वह यह है कि इतिहास से आदमी ने अब तक यही सीखा है। ध्यान देना, अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास से आदमी ने अब तक यही सीखा है कि उसने इतिहास से अब तक कुछ नहीं सीखा है। एक दूसरी बात जो लगभग इसी विचार को रेखांकित करती है कि वह यह है कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। इतिहास एक प्रकार से घटनाओं और अनुभवों का ही संचयन है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि चूंकि हम दूसरों के अनुभव से कुछ विशेष सीख नहीं लेते हैं इसलिए वही वही गलतियां बार बार करते रहते हैं, और ऐसी गलतियां हमसे सदियों से इसलिए होती रही हैं। और कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि हम जानबूझकर ऐसी गलतियों को होने देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि यहाँ जिस अनुभव की बात की जा रही है वह सक्रिय अनुभव की बात है, निष्क्रिय अनुभव की नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि 20 साल में एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन उस काम का अनुभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि भला यह कैसे हो सकता है कि कोई 20 साल से काम कर रहा है और वह एक भी काम को इसके बाद भी उसके पास अनुभव ना हो। जी हाँ, यह व्यक्ति काम तो करता है और मशीन की तरह हर रोज केवल उसी काम को करता रहता है और मशीन की तरह हर रोज केवल उसी काम को करता है, इसलिए तो उसके पास अनुभव नहीं होते हैं। यदि थोड़े बहुत होते भी हैं तो वो ना होने जैसे ही होते हैं। ये अनुभव अपने कद में इतने छोटे होते हैं और इतने सामान्य प्रकृति के होते हैं कि कोई भी सक्रिय व्यक्ति 2 महीने में हासिल कर सकता है। तो जहाँ अनुपात 2 महीने बराबर 20 साल का हो तो क्या उसे आप अनुभव का नाम देंगे? वस्तुतः वे अनुभव जो निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं और सच में खूब मदद करते हैं, वे सक्रिय अनुभव होते हैं जिन्हें हम समस्याओं के निराकरण के रूप में अर्जित करते हैं। रूटीन के तहत कुछ करते रहते हैं। शुरू में तो हमें थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, बाद में वह काम कुछ इस तरह होने लगता है कि हमारे द्वारा थोड़ा किया जाना ही ज़्यादा हो जाता है। बस यहीं आकर हमारे अनुभव की निष्क्रियता हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है वह आकर हमें सक्रिय कर देती है। हम अचकचाकर जाग जाते हैं और उसके समाधान के लिए पिल पड़ते हैं। समाधान करने की पूरी प्रक्रिया वस्तुतः हमारी अनुभव भगत पूंजी होती है। बिना उसके एक तो हमें अनुभव मिलते ही नहीं, और यदि किसी तरह थोड़े बहुत मिल भी जाए तो वे विशेष काम के नहीं होते हैं क्योंकि उनकी परख संघर्ष की कसौटी पर नहीं होती है। ऐसे अनुभव विश्वास के लायक नहीं होते। क्राइसिस की स्थिति में इनके फुस्क हो जाने का पूरा खतरा बना रहता है। अब मैं निर्णय लेने के बारे में कुछ अन्य बातें बिंदुओं के रूप में आपके सामने रखना चाहूँगा। निर्णय की प्रकृति जितनी जटिल होगी, अनुभव की जरूरत उसके लिए उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए पति पत्नी के झगड़े का निपटना यदि आपको करना पड़े, यानी कि किसी तीसरे आदमी को करना पड़े, तो वहाँ अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ आपका काम एक न्यायाधीश से कई गुना अधिक कठिन होता है। न्यायाधीश का निर्णय शुद्धता किताब पर आधारित होता है। यहाँ दोनों को मिलाने की बात नहीं बल्कि दोनों को एक दूसरे से मुक्ति दिलाने की बात है। किंतु आपकी कोशिश ठीक इसके विपरीत होगी, जो कहीं अधिक चुनौतियों से भरी हुई होती है। चुनौती के इस समुद्र को केवल अनुभव के पतवारों से ही पार किया जा सकता है। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। लेखक कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 है, यदि निर्णय थोड़ा भी वजनदार और गंभीर हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी के किसी अहम मसल से जुड़ा हो, तो आप केवल तर्क वितर्क के सहारे ही ना रहें। थोड़ा रुकें और सोचने की कोशिश करें कि क्या कुछ इसी तरह के निर्णय आपको पहले भी लेना पड़े थे। यदि उत्तर हाँ में
मिले तो फिर आप उस निर्णय से प्राप्त परिणाम के बारे में सोचें। यह सोचें कि उसके बारे में आपके अनुभव क्या कह रहे हैं, फिर इस अनुभव पर वर्तमान के लिए जाने वाले निर्णय को कसकर परखें, तब निर्णय लें। पॉइंट नंबर 3 है कि अनुभव चाहे वे अच्छे या बुरे, खट्टे हों या मीठे, हर हालत में मददगार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल ऐसे अनुभव ही हमारे काम के होते हैं जिन्हें हम अच्छा समझते हैं। एक विचारक हुए हैं चेस्टर बर्नार्ड। बर्नार्ड साहब को जिस पुस्तक ने प्रसिद्ध करके एक प्रशासनिक विचारक का दर्जा दिलाया, उस पुस्तक का नाम द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। मजेदार बात यह है कि इस पुस्तक में बर्नार्ड ने अपने जीवन की केवल उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया जिनमें वे असफल रहे। जरूरी है कि अपने अनुभव को, पॉइंट नंबर 3 है, जरूरी है कि अपने अनुभव को निहायत निज तक ही सीमित ना रखकर उन्हें जितना हो सके विस्तार दें। उदाहरण के लिए, किसी रास्ते पर चलते वक्त मुझे ठोकर लग गई, मुझे अब यह रास्ता अच्छा नहीं लगेगा, यह मेरा अनुभव है। लेकिन यदि मुझसे कोई भी उस रास्ते के बारे में पूछता है तो मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वहां ठोकर लग सकती है, जबकि वह रास्ता दूसरे रास्तों की तुलना में छोटा और सुविधाजनक भी है। यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने ही अनुभव को एकमात्र सत्य मानकर उसकी पूरी तरह चिपट ही जाए। अपने अनुभव को भी हमें उदार तथा तार्किक नजरिए से देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम सभी अपनी डायरियां तो लिखे ही हैं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम सब अपनी अपनी डायरियां तो लिखें ही, साथ ही यदि हो सके तो अपने अनुभव का थोड़ा बहुत विश्लेषण भी करें? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कुछ भी बात होता है तो उस समय हमें यही लगता है कि मुझे याद हो रहेगा। बात सच भी है कि उस घटी हुई घटना में कोई ऐसी बहुत जटिलता या रसायन शास्त्र के कोई ऐसे कठिन समीकरण नहीं होते हैं कि वे तात्कालिक रूप से कठिन लगकर हमें हम अंदर उन्हें भूल जाने का भय पैदा कर दें। लेकिन व्यवहार में होता यही है कि वह अनुभव का वह टुकड़ा धीरे धीरे धुंधलाता गायब भी हो जाता है, और यदि गायब नहीं हुआ तो स्पष्ट तो नहीं रह पाता। इस प्रकार एक संपूर्ण अनुभव कुछ समय के बाद एक खंडित अनुभव में बदलता है, जबकि हमें इसे अभी एक संपूर्ण अनुभव मानने की भूल किए बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि यह स्थिति उस स्थिति से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है जिसमें अनुभव का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो जाता है। यही आपकी डायरी आपके अनुभव की लाइब्रेरी की सबसे अनमोल किताब होगी, कि यह आपके द्वारा इकट्ठा की गई वह अद्भुत अनोखी पूंजी होगी जिसे आपके सिवाय कोई भी दूसरा आदमी आपके लिए इकट्ठा कर ही नहीं सकता था। कुल मिलाकर यह कि वैसे तो जितने निर्णय लेने के उतने फार्मूले होते हैं, फिर भी यहाँ मुख्यतः कुछ स्थितियों की चर्चा निर्णय लेने की खंभों की तरह की गई है। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप निर्णय लेते समय इन मजबूत कसौटियों का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इनमें इतने पारंगत हो जाएंगे कि कसौटी आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे कि कार ड्राइविंग करते समय हम गियर बदलने से पहले ना तो सोचकर क्लच को दबाते हैं और ना ही स्पीड कम करने से पहले गियर को बदलते हैं। यह सब होता है अपने आप ही होता है, क्योंकि अभ्यास करते करते हमारी चेतना के इस तरह रिफ्लेक्शन स्वाभाविक तौर पर विकसित हो जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि निर्णय लेने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रकृति की उत्तर को, अर्थात निर्णय लेने के लिए हमें प्रकृति से भी पूछना चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। धन्यवाद।